Hello all, a very good morning. Online students, am I audible? At least एक yes या no आप लिख दीजिए please. So welcome all to anthropology classes. And as I have told you in the orientation, और जिन लोगों ने नहीं attend किया उनके लिए बता देता हूँ that we will be starting with unit number 6, chapter 6, paper 1, theories. ठीक है? Because any discipline if you see has some basic ideas, some basic fundamental principles ऑन विच दिस डिसिप्लिन इज बेस्ड. जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ते हो तो आप लोगों को याद होगा मे बी क्लास फिफ्थ या सिक्स में जब साइंस इंट्रोड्यूस होती है, फिजिक्स इंट्रोड्यूस होती है, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सपोज टू लर्न इज द लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन्स थ्री लॉज ऑफ मोशन. एंड उसके बेसिस पे उसको बेस मानते हुए हम लोग बाकी सारी चीज़ें डेवलप करते जाते हैं, बाकी सारे जो भी थ्योरीज वगैरह हमने पढ़ी है. ओके, तो इन द सेम वे एनी काइंड ऑफ डिसिप्लिन विल बी अंडरस्टैंडेबल टू यू only and only if you understand theory. बट ये थ्योरीज हैं क्या और ये कैसे डेवलप हुई, इसका मतलब क्या है, ऑल दैट स्टफ वी हैव टू गो समवॉट बैकवर्ड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ओके, तो यहाँ पे आई विल बी टेलिंग यू समथिंग विच इज नेवर रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन. आपको कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कोई क्वेश्चन शायद ही आएगा. बट द थिंग इज यू शुड नो अबाउट इट सो दैट आपको चीज़ों का कंटेक्स्ट समझ में आए. बिकॉज नॉर्मली क्या होता है, वाई डू यू ज्वाइन क्लासेस या आप लोग कॉलेजेस वगैरह में क्यों जाते हो, व्हेन द मटेरियल इज अवेलेबल इन द मार्केट. ठीक है, या आपके पास बुक्स, सारे बुक्स हैं, बट इन द बुक देर इज ओनली द टेक्स्ट, बट द कंटेक्स्ट हैज टू बी अंडरस्टूड विथ रिस्पेक्ट टू दैट टेक्स्ट. वो टेक्स्ट लिखा क्यों गया, किसी ने कोई बात बोली तो ऐसा क्यों बोला, उसके साथ ऐसा क्या हो गया कि उसने ये बात बोली. ठीक है, तो वॉट एवर ह्यूमैनिटीज और वॉट एवर ह्यूमैनिटेरियन डिसिप्लिन हैज बीन क्रिएटेड, बी इट philosophy, be it geography, be it history, be it anthropology, sociology, psychology, economics, whatever it is based on our previous experiences. हमारे historical experiences पे based है, और मे बी द पॉलिटिकल डोमेन और पॉलिटिकल एरा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और उस समय की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज थी उन्होंने हमारी सोच को शेप अप किया है, या फिर वॉट एवर वी रोट वॉज टू सपोर्ट एट दैट पॉलिटिकल एरा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जिससे वो कई सारी थ्योरीज बनने लगी. तो वी शुड लुक इन टू द पास्ट, दैट वॉट एक्चुअली हैपेंड इन द पास्ट दैट लेड टू द बर्थ ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. This should be understood by you, and I'm telling you once and again that it will not be required in exam, but you should know about it. That will help you clear your understanding. तो कहीं पे भी आपको डाउट आए तो प्लीज रेज योर हैंड. ठीक है, एंड प्लीज फील फ्री टू आस्क. और ये शुरुआत के लेक्चर्स हैं, थ्योरीज है. तो आप में से इंजीनियर्स कितने लोग हैं, बीटेक? Okay, so yes, this is the harsh reality of UPSC, that for every engineer UPSC is a hobby now. आप लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लिख सकते हो कि अपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी इंजीनियर इज अपेयरिंग फॉर यूपीएससी. तो इन दैट केस हमारे 4 साल की जो एजुकेशन है दैट हैज शेप्ड अवर माइंड थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, लाइक ये या तो ये चीज एग्जिस्ट करती है या तो नहीं एग्जिस्ट. ओके, एकदम बाइनरीज में हम सोच रहे हैं. But now we are stepping into something which is somewhat not that clear, not that objective. ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो सब जगह अप्लाई होगा, बट कुछ ऐसी सोच है जो किसी ने सोची और किसी ने बता दी कि दुनिया के बारे में, सोसाइटी के बारे में. ओके, तो वी विल बी स्टेपिंग इनटू समथिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंकिंग वगैरह, जो आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बट इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. So once you understand theories, the entire anthropology will be a cakewalk for you. उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको थ्योरीज को अच्छे तरीके से समझना है, और बीच बीच में थोड़ी सी डिफिकल्टीज भी आ सकती हैं, बट डोंट वरी एट ऑल. आई एम देयर, आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. मैं चाहता तो आप लोगों का जो लेक्चर है वो फैमिली मैरिज और किनशिप वगैरह से भी शुरू किया जा सकता है, विच इज द इजिएस्ट पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंड दैट विल मेक यू रियलाइज दैट एंथ्रोपोलॉजी में कुछ है ही नहीं. बट द प्रॉब्लम इज कि एवरीथिंग विल देन सीम टू लाइक कि आपको रटना है सब कुछ, कि रोट लर्निंग करनी है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट आपको लग रहा है कि ये सब इजी है, पॉइंटर्स ही हैं. तो दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग विद थ्योरीज, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट एवर एनीबडी हैज सेड, उसने किस कंटेक्स्ट में ये बात कही है, एंड देन एवरीथिंग एल्स विल बी कनेक्टेड. आपको पूरे एंथ्रोपोलॉजी का कनेक्शन समझ में आ जाएगा, एक एक पॉइंट वॉट एवर वी विल बी रीडिंग आफ्टर थ्योरीज,
आई विल बी रिकॉलिंग दी स्कॉलर्स ओनली। एंड इन्होंने ये एक जनरल पॉइंट बोला था, देखो यहाँ पे भी जब इनके पॉइंट को आप यूज करोगे तो दैट थ्योरी बिकम्स वैलिड। ओके, so that's why we will be starting with theory. So let's start with the history. So the birth of anthropology and many other humanitarian discipline is associated with European Enlightenment, ठीक है, और द एरा ऑफ रेनेसा। प्लीज डोंट लुक इनटू दिस नोट्स, ठीक है, ये आपको समरी दी गई है, बस आप सुनो मेरी बात, और चाहो तो कुछ रनिंग नोट्स आप बना लो, ठीक है। तो यूरोपियन एनलाइटनमेंट, बट इवन इन द यूरोपियन एनलाइटनमेंट ऐसा नहीं था कि अचानक से मेंटोस खाए और दिमाग की बत्ती जल गई और सब कुछ हो गया। इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज अगेन रिलेटेड टू द पास्ट। So we have to go back to 5th century BC to Greek civilization. You must have heard about this Greek civilization, the era of philosophers, Aristotle, Socrates, Plato. Okay, so Greek civilization actually demonstrated what is called as the classical democratic city state. So what is this? Classical democratic city state, it's not the kind of democracy that we see in the modern era. ऐसा कुछ नहीं है, but a democracy of different kind, wherein there was a monarch, एक king था, और उसका काम ये था कि लोगों को प्लीज करना। You must have seen that movie Gladiator, आप लोगों ने सुना होगा, उसमें कलोजियम के बारे में दिखाया गया है, और वहां पे किंग होता है, वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराता है, और लोगों की मर्जी से वो डिसाइड करेगा वेदर द जो ओपोनेंट है, जो डिफीट हो गया है, वेदर ही शुड बी किल्ड और वेदर ही शुड बी लेट अलाइव। तो मोस्टली पीपल लाइक्ड वायलेंस एंड ही गेव देम वायलेंस, एंड उनकी पूरी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट हो रही। So that was the kind of democracy that was present there. It was not the kind of democracy that we have, that they will be choosing the king. King तो power से ही बनेगा, but he will make sure that the people are appeased. उनका ध्यान कभी भी दुनिया जो स्टेट में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो उस पर ना पड़े। That's why he kind of please them through this game, sports, freebies, whatever it is. Okay, so in this kind of classical democratic city state, but this was the first time when the people's opinion actually mattered to the rulers. ठीक है, ये इतिहास में पहली बार ऐसा था, and that's why Greece is said to be the birth or the mother of democracy, republic, and all that ideas that we cherish right now. Greek civilization, 5th century BC. So here, majority of the people, or more than 50% of the population living in this Greek civilization were slaves. ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ग्लैडिएटर मूवी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो प्लीज देखो, उसमें आपको काफी कुछ दिखेगा कि बहुत सारे स्लेव्स दे यूज्ड टू कम एंड दे यूज्ड टू फाइट, एंड उनकी लाइफ की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी, दे वर जस्ट ट्रीटेड लाइक एनिमल्स, मर गए तो कोई बात नहीं, ठीक है, लोगों का एंटरटेनमेंट होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई फ्री सिटीजन्स, जो बाकी आधे लोग थे जो फ्री सिटीजन्स थे, दे रिगार्डेड the life of the slaves as degrading. These life was not that means as good as human life, वो मतलब एनिमल्स की तरह माने जाते थे, तो उनका जीना मरना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। they will be given only that much amount of food that is required for their survival, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। okay, and in this Greek civilization, it the beginning of trade that was intercontinental or between several nations that actually started, ठीक है, बहुत long distance trade actually started, and this long distance trade brought a lot of wealth, was a source of lot of wealth for the Greek population, बहुत पैसा मिला इनको। अब इस वेल्थ का करेंगे क्या? तो what they started to do was they used this wealth to build stadiums, auditoriums, and various other places where people could gather. एंड यहाँ पे कौन लोग गैदर करते थे? वो लोग जो रिच थे, एफ्लुएंट लोग थे,
जो ट्रेड से बहुत पैसा कमा चुके थे. And when they used to gather, they used to discuss a lot of things. And that was how the philosophy actually started to emerge. वो जब मिलेंगे बैठेंगे तो चार बातें होंगी, ठीक है, कि यार ये किंग सही नहीं है, तो किंग सही नहीं है या ये किंगडम सही नहीं है, तो सही क्या होना चाहिए? और आई हैव ऑल द मनी बट आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी. तो अगर मनी से हैप्पीनेस नहीं मिल रही है तो फिर किस चीज से हैप्पीनेस मिलेगी? If it is not material happiness, then what should give you eternal happiness? So they started to ponder upon such kind of questions, and that was the beginning of philosophy. ठीक है, जो modern philosophy जिसको हम लोग कहते हैं, philosophy actually started to emerge due to discussions. And in this time there was a person, you must have heard about his name, Herodotus. Have you heard about his name? So Herodotus was the one, a young man who used to participate, किसी तरीके से sneak in कर जाते थे यहाँ पे, participate in all such kind of discussions. But he was a avid traveler. He wanted to travel a lot. मतलब घुमक्कड़ था वो. उसको घूमने का बहुत शौक था. तो and that's why, due to this kind of hobby, he started traveling. He started moving towards the areas जिससे ग्रीस ट्रेड करता है. ओके, उन सब जगहों से जहां से ग्रीस में कुछ सामान आ रहा है, मे बी कॉटन, मे बी सम काइंड ऑफ स्पाइसेस. सो ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दोज एरियाज फ्रॉम विच ग्रीस सिविलाइजेशन वाज ट्रेडिंग, वाज गेटिंग सम काइंड ऑफ इंपोर्ट. ओके, एंड देयर बाय when he started traveling, he and he went to other areas, he came in contact with some other kind of population, some other kind of people. So these other kind of people can be said to be, इन सिंगल कोट, अदर्स. ये अदर एक सब्जेक्टिव आइडिया हो गया कि वो, मतलब यहां पे वो पॉपुलेशन कुछ अलग थी हमसे या उनसे. ओके, एंड नाउ दिस क्यूरियोसिटी टू नो अदर्स एक्चुअली स्टार्टेड बिगिन टू एमर्ज. आर यू गेटिंग दिस आइडिया किस तरफ हम जा रहे हैं? एक आदमी अपने सोसाइटी को छोड़ के दूसरी सोसाइटी को स्टडी कर रहा है, एंड देन व्हेन ही एक्सपीरियंसेस देम, व्हेन ही एंटर्स इनटू देयर एरिया, then the curiosity to know them starts to emerge. The curiosity to know others actually began. अब others को इंटरप्रेट कैसे करना है? तो यहां पे आइडिया आया, दो टाइप के आइडिया. वन इज universalism, the other idea is relativism. Okay, universalism means that जो others हैं, they are like us. वो हमारे जैसे ही तो हैं. उनके भी दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो कान हैं, और वो भी ग्रुप में रहते हैं. दे ऑल्सो ईट फूड, दे ऑल्सो मैरी, दे ऑल्सो मेट विथ opposite sex, they have children, they have some similar kind of institutions, families, something like that. So that is universalism. Okay, so they were talking about the similarities or the commonalities between the one group of people and the others. This was the idea of universalism. The second idea that developed, that looked for uniqueness or particularities in the other group. ठीक है, कि बहुत सारी चीजों में वो हमसे सिमिलर तो हैं, बट इन लॉट ऑफ वेज दे आर डिफरेंट एज वेल. उनकी फैमिली बहुत अलग तरीके की है, मैरिज बहुत अलग तरीके की है. हमारे यहाँ पे मोनोगेमी है, उनके यहाँ पॉलीगाइनी है, और मे बी देयर कैन बी पॉलीएंड्री. ओके, so this was the other way to look at others. That is the idea of relativism, to look for uniqueness in them, to look for something that is very much particular to them. Okay, and यहाँ पे what actually started, the Greek जो trade route था, that was from Strait of Gibraltar. You must have heard this term in geography. Gibraltar to present day Ukraine तक पूरा Greek civilization की trade होती थी. And this was a very big area considering the time 5th century BC when there was no motor
vehicles or no aeroplanes or ship or something like that. ठीक है, तो उस समय के हिसाब से डिस्टेंस बाय लैंड वाज वेरी बिग एंड द डिफरेंसेस वेर आल्सो वेरी स्टार्क, द पॉपुलेशन वाज नॉट दैट डेंस. ठीक है, तो एक एरिया को आप जब क्रॉस करोगे तो देयर विल बी ए large area which will be uninhabited, and then there you will enter into some other area where the people and their culture will be very much different. Okay, and here the Greeks, when they encountered or they started to encounter some different kind of people, ये जो ट्रेड रूट पे खास करके इनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स होते थे कि जब ये लोग सामान लेके आ रहे हैं, कुछ स्पाइसेस लेके आ रहे हैं, कॉटन्स लेके आ रहे हैं, तो दे यूज्ड टू कॉल दीज पीपल्स एज बारबेरियंस. नाउ दीज आर द जंगल में रहने वाले लोग थे जो गुरिल्ला अटैक वगैरह करते थे. और बारबेरियंस नाम क्यों था? तो द कॉमन नोशन गोज लाइक somebody has written, like Herodotus has written, that they were called barbarians because whatever they said seemed to the Greeks like they are saying bar, something similar to this word. They were repeating it, and that's why the one who speak this kind of language, like speaking bar, so they were labeled as barbarian. So the ones who were living in jungles, थोड़े old yet animalistic type के थे, and their language was intelligible to the unintelligible to the Greeks, and that's why they were labeled as barbarians. Okay, हो सकता है शायद पंजाबी रहे हो तो इसीलिए बार वो पूछ रहे हो कि यहाँ पे बार कौन सा है, तो मे बी दैट्स वाई बारबेरियंस बोल दिया गया हो. So this was the basic beginning, labeling the others. Now then came a scholar, Aristotle. So here Aristotle is said to be the official father of anthropology. Actually मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी के 4 फाउंडिंग फादर्स हैं, बट एंशिएंट एंथ्रोपोलॉजी के एक ही फाउंडिंग फादर है, दैट इज एरिस्टोटल. ही वाज द वन हु कॉइन्ड दिस टर्म एंथ्रोपोलॉजी, saying that anthropology is nothing but gossip of human about itself. The man is gossiping about himself. Okay, and here he says that humans have a lot of needs that are very much common to animals. Animals जैसे ही needs हैं हमारी भी. We also need food, we also need mate, we also need space. That we have seen in orientation. I have told you कि हम लोग भी बाकी species की तरह survive ही करना चाहते हैं. But one thing that we have in extra is culture. Okay, rest of the animals do not have cultures. They only have the biological power. But they ultimately are looking for food. They ultimately are looking for mate. They are ultimately looking for space. And we are also doing the same kind of thing to survive. In the same way, he says that humans also have same kind of needs just like animals, but we have something more than animals, and that what more is with us is rationality, wisdom, and morality. This is something we have extra from other animals. ठीक है, तो here this idea कि बाकी मीन्स यहाँ पे रिलेटिविस्टिक आइडियाज शुरू हो गए, दैट इज बाकी लोगों की रैशनैलिटी कैसी है, क्या सबकी रैशनैलिटी सेम है, इज everybody thinking on the same line, everybody has the same amount of wisdom, do everybody has same moral values. Okay, हमारे moral values फॉर एग्जाम्पल आप में से कितने वेजिटेरियन हैं? Okay, so you feel like killing animals is a sin, but rest of you who consume non-vegetarian food, you feel like कि ठीक है, these animals are meant to be consumed. चिकन वगैरह आप खा रहे हो तो you don't feel that kind of guilt or you are performing any kind of sin. So different moral values. So this was the question that began, whether rationality, whether wisdom, whether morality is same or is it different. If you remember the two approaches, universalistic or relativistic. The one which was looking for commonalities, the other which highlighted the specific or differences or uniqueness. Okay. Now, after this, Aristotle, Plato, Socrates, they were the one who were talking about human nature, how human thinks, how human perceives things, morality कैसी होनी चाहिए, whether it should be universal or it should be specific, whatever it is. Then came the era of Alexander. ठीक है, अलेक्जेंडर आप लोगों ने सुना होगा कि वो
ओल्ड वर्ल्ड को कॉन्कर करने वाला पहला किंग था, एंड ही वाज नॉट एबल टू कॉन्कर इंडिया, दैट वाज द ओनली नेशन लेफ्ट, नहीं तो वो पूरा का पूरा ओल्ड वर्ल्ड, दैट इज एंटायर मिडिल ईस्ट एंड द यूरोप, वो कैप्चर कर चुका था। ठीक है, तो ही वाज द वन हु वाज द फर्स्ट किंग टू रूल द एंटायर वर्ल्ड। एंटायर वर्ल्ड का मतलब आई एम सेइंग दैट द वंस जहां पे लोग रहते थे। ओके, so here Alexander का रूल होता है, and he basically started spreading the culture to which he belonged, Greek culture, to the rest of the world, means the areas which were not yet exposed to Greek culture, now they have come under single kingdom. Okay, and that's why they were following the similar kind of laws, similar kind of values, and he will then start spreading the Greek culture. Now later on what happens, Roman Empire starts. The birth of, you must have heard about this, Roman Empire. And ये Alexander के fall के बाद Roman Empire शुरू हो जाता है. And here one thing that happens is spread of Christianity. You will understand the logic of it, why we are studying this world history, इसका reason क्या है. Okay, so the birth of Roman Empire and spread of Roman Empire, and with Roman Empire spread of Christianity. The Christianity became the state religion in almost all the states that were ruled by Roman Empire. Christian रिलीजन काफी ज्यादा स्प्रेड होता है. अब रिलीजन जब स्प्रेड होता है तो आप समझो कि बहुत सारी वैल्यूज सिमिलर हो जाएंगी. यू बिलोंग टू वन रिलीजन, स्पेशली इब्राहिमिक रिलीजन के कुछ बेसिक वैल्यूज हैं जो इब्राहिमिक रिलीजन, दैट मीन्स ज्यूज, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. ओके, दैट हैव देयर ओरिजिन इन पैलेस्टीन. ठीक है, तो ये अब्राहमिक रिलीजन है जो मोनोथिज्म में बिलीव करते हैं, एंड दे हैव ऑलमोस्ट वेरी सिमिलर वैल्यू सिस्टम. ठीक है, तो हिंदुइज्म में बहुत सारी मल्टीपल फिलोसफीज हैं, यू मस्ट हैव रेड दिस इन आर्ट एंड कल्चर, या आप लोग पढ़ोगे भी. बट अब्राहमिक रिलीजन बहुत ही ज्यादा रिजिड रिलीजन है, एंड दैट इज वाई this spread of Christianity led to spread of similar kind of values across multiple nations. I'm not saying countries, I'm saying nations. You will understand the difference of nation and countries later on. But this Christianity spread hoti hai, and approximately in 4th century AD, this Roman Empire falls down. And what happens is the birth of several smaller ethnic groups across Europe, like Slavic, Celtic, Germans. You must have heard these Celt and Slavic and all. They were the one who participate, जिसके basis पे बहुत सारे nations बने, like Austria, Hungary, okay, Bosnia, and then Russia, and then Germans, इस तरीके से. और ये they were the ones जो basically इनके बीच का जो conflict था, that was the reason for rise of World War I. Okay, तो ऐसे कई सारे smaller groups started to emerge after the fall of Roman Empire. Now there was not a single kingdom that was uniting all these European smaller nations, but there was still one thing that united all these smaller groups, that is Christianity. Okay, they were still connected by Christianity. Okay, and here what actually happened was the priests across these groups, they used to maintain the contact with each other. और वो कैसे? एक central authority was established, that is the Pope, Vatican City. अब वहां पे the people will come, they will gather, they will talk. तो आप irrespective of आप जर्मनी से हो या फ्रांस से हो या ऑस्ट्रिया से हो या किसी भी देश से हो, okay, you will be paying your heed, or you will be obliging to the authority of the Pope. He is the head of Christianity. ठीक है, अब आपके nations war में है, doesn't matter, but one thing that united each of these nations was Christianity. They used, and now you will understand that no matter whosoever ruled that nation, ultimately it was controlled by, or it should have to be accepted by the church. जैसे कि इंडिया में होता था कि जब भी कोई राजा कोई राज्य का क्लेम करता था, he claimed some kind of kingdom, he has to be crowned by some पुरोहित.
जब तक कोई पुरोहित उसको क्राउनिंग नहीं करेगा, उसका राज्य अभिषेक नहीं करेगा, तब तक उसको राजा की पोजीशन नहीं मिल सकती। ही कैन नेवर टेक इट। एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस स्टोरी ऑफ महाराज शिवाजी। ठीक है, तो शिवाजी वाज अ पीजेंट एक्चुअली, वो पीजेंट कम्युनिटी को यूनाइट करके मराठास को ही बेसिकली ओवरथ्रो द मुगल्स। लेकिन शिवाजी को कोई राजा मानने को तैयार नहीं था, कोई क्षत्रिय मानने को तैयार नहीं था। and that's why his crowning has to take like it was delayed by 3 to 4 years. He has to bring a priest from Banaras ताकि वो उनका राज्य अभिषेक कर सके, वो उनको क्षत्रिय माने, and then his actual rule started. So this was the similar kind of thing that started to happen in Europe, that no matter whosoever rules, it has to be recognized by the church. So no matter what king कोई भी होगा, उसको चर्च की अथॉरिटी को मानना ही होगा. So church became a parallel power there. The one who controls economy, the one who controls science, knowledge, everything, who dominates the worldview. So here the knowledge that became the you can say under the or the handmaiden of church. वो चर्च कंट्रोल कर रहा है, जो भी नॉलेज है, जो भी आइडियाज हैं, वो चर्च के हाथ में आ गए. एंड बाइबल बिकेम द एनसाइक्लोपीडिया. बाइबल बिकेम द ट्रू फाउंटेन ऑफ नॉलेज. जो बाइबल में लिखा है वही सच होगा. एंड यहां से एक आइडिया आता है सोसाइटी का, दैट सोसाइटी इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन. ठीक है, सोसाइटी इज ऑफ divine origin. That is, God created this society. We have the way what we are, we have been created by God like this. It's the God that has created us, and we have the society that we live in, the values that we follow. This has been some kind of manual book that has been written by God for us, that we have to take it on the face of it. It's not the human beings that have created it, but it's of divine origin. ये भगवान ने बनाया है हमारे लिए. Okay, so we have to follow it, and we have retained it. So this was how we proceeded towards the Middle Ages. यहां तक क्लियर है कि कैसे धीरे धीरे चर्च ने अपने कंट्रोल में सब कुछ ले आया और वहां पे बोला कि बाइबल इज द सोर्स ऑफ और फाउंटेन ऑफ ऑल द नॉलेज. एंड जो भी हम हैं, वी हैव नॉट इवॉल्व लाइक दिस. इट्स द सोसाइटी वाज क्रिएटेड एज सच बाय द गॉड. और उस सोसाइटी में जिस तरीके से हमको बिहेव करना है, वो सब भी हमें भगवान ने ऐसे बना के भेजा है. लैंग्वेज, फैमिली, मैरिज, वॉट एवर इट इज, वॉज क्रिएटेड बाई गॉड. So this is how the church became the most powerful institution, or religion became the most powerful institution throughout the medieval ages. But then we come to straightforward jump करते हैं to the era of European Enlightenment. That is the era of Renaissance. Renaissance, that is 15th century approximately. ठीक है. अब यहां पे क्या हो रहा है, 15th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि कुछ अलग होने लग जाएगा. तो यू मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ हेनरी द नेविगेटर. ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा. हु वाज द फर्स्ट वन टू circumnavigate द वर्ल्ड, circumnavigation ऑफ द वर्ल्ड, हेनरी द नेविगेटर. एंड देन कोलंबस, जिनको बोला गया कि आप बेसिकली फाइंड ए सी रूट टू इंडिया, बिकॉज लैंड रूट पे अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इंडिया से ट्रेड करना वॉज डिफिकल्ट. एंड इंडिया से ट्रेड was so much important or so much the route for prosperity that every country in Europe wanted to trade with India. And that's why when we started to develop technology and all that stuff, so he was sent by the kingdoms to find a route to India, sea route to India. But instead coming to India, he landed at American land पे वो land करते हैं. And thereby he says that ठीक है, मेरे को तो इंडिया मिल गया. And that's why जो American tribes हैं, they are called as American Indians. Okay, just because he misconceived America as India. But यहाँ पे when he entered into America, he encountered a lot of other peoples जो कि यूरोप से बहुत different in their dressings, in their language, in their way of life, which was not at all comparable to European people or European way of life.
तो यहाँ पे सेवरल अदर नेविगेटर्स दे स्टार्टेड देयर जर्नी, जैसे वास्को डिगामा और बहुत सारे और नेविगेटर्स हैं हु वेर यूजिंग सी रूट टू एक्सप्लोर डिफरेंट लैंड्स. And what this was the time when in Europe printing press actually also was started. ठीक है, तो अब जब ये लोग जाने लगे दूसरे दूसरे लैंड्स पे, दूसरे दूसरे आइलैंड्स पे एंड वहां के लोगों से मिलने लगे, तो दे स्टार्टेड टू राइट देयर ट्रैवलॉग्स. अपने जो अभी हम लोग जो वीडियो वीलॉग्स बनाते हैं, वैसे वो ट्रैवलॉग्स रिटन रिकॉर्ड्स और डायरीज वगैरह लिखते थे कि हमने क्या देखा. अब वो डायरीज देखो, आप आपने कोई वॉयज की है, सपोज करो कि इफ यू गो टू स्विट्जरलैंड और से यू गो टू से सम अदर प्लेस, सेशेल्स या कोई समोआ में जाते हो वेकेशन के लिए, एंड यू कम टू यू आर फ्रॉम अ विलेज, यू कम बैक टू योर विलेज एंड यू आर सराउंडेड बाय हंड्रेड्स ऑफ पीपल कि भाई क्या देखा. ओके, एंड देन यू स्टार्ट नरेटिंग कि यार वो लोग हमारे जैसे ही हैं, सेम ही तो बात करते हैं और मतलब फैमिली वैमिली ऐसी ही है, बस वहाँ पे पोल्यूशन थोड़ा कम है, बढ़िया लगा, माहौल अच्छा था. 10 मिनट में सब उठ के चले जाएंगे. ओके, but if you want to bind them, you want to gain their attraction, so what you will do? अरे तुम्हें पता है वहां पे लोग ऐसा करते हैं. अरे अच्छा, ऐसा करते हैं, तो you will be telling them some sensational things, okay, in order to bind their attraction, in order to glue them towards you, attract them, and then only they will be surprised, they will be curious. अरे भाई क्या क्या देखा, एंड वो आपसे सुनेंगे, आपकी बुक को भी पढ़ेंगे. And that's why intentionally these voyagers, they started writing something which was not correct or which was full of errors and prejudices. So anybody whom they saw naked, they thought that कि वो animal है, क्योंकि humans are by default decide they born with the clothes. और अगर कोई naked घूम रहा है तो वो animal है या फिर वो uncivilized है. एंड देन बाकी चीजें दे स्टार्टेड एज्यूमिंग बाय देमसेल्फ कि वो एनिमल है तो वो कच्चा मांस भी खाता होगा, या फिर वो कैनिबल भी होगा, या फिर प्रोमिस्कुअस भी होगा. प्रोमिस्कुअस मींस उनमें सेक्सुअल मोरालिटी नहीं होगी, दे कैन हैव सेक्स विद एनीवन, ओके, बी इट देयर सिस्टर्स, ब्रदर्स, नो वन, so no sexual morality, and they can have multiple sexual partners at the same time. They don't have any kind of laws, they don't have any kind of morality, they don't have any kind of religion, they don't have any kind of political system. एंड एट द सेम टाइम इससे एक आदमी को और फायदा हो रहा था, एक इंस्टीट्यूशन को और फायदा हो रहा था. कैन यू थिंक अबाउट इट, इस आइडिया से किसको फायदा होगा? नॉट द चर्चेस, बट द वन हु वर फंडिंग दिस वॉयजेस, दैट इज द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बिकॉज दिस गेव देम और दिस हेल्प देम प्रोजेक्ट दैट दीज आर द एरियाज जहां पे कोई गवर्नमेंट नहीं है, एंड दे कैन जस्टिफाई द कॉलोनाइजेशन ऑफ दीज एरिया. ओके, यहाँ पे तो कोई गवर्नमेंट है नहीं और ये लोग बहुत ज्यादा बैकवर्ड है, इन लोग खुद को तो गवर्न कर ही नहीं सकते, तो अब हम गवर्न करेंगे इनको. ठीक है, तो यहाँ पे कॉलोनाइजेशन को एक जस्टिफिकेशन मिलने लगा कि ठीक है अब हम इनके साथ, तो यहाँ के लोग हैं, ये लोग बैकवर्ड हैं, ये लोग स्लेव्स के लिए ही बने, मैनुअल लेबर के लिए बने, इनके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है लीडरशिप की. ओके, तो दिस इज हाउ द एरा ऑफ कॉलोनाइजेशन एक्चुअली बिगैन. तो ये तो थोड़ा डार्क फेज था, डार्क ट्रूथ है अबाउट द एनलाइटनमेंट. बट वन थिंग गुड ऑल्सो हैपेंड, दैट द अथॉरिटी ऑफ चर्च स्टार्टेड टू बी और गॉट टू बी चैलेंज्ड. कैसे कि कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया, लेकिन बाइबल में अमेरिका के बारे में कोई बात ही नहीं लिखी. क्यों? बाइबल वॉज रिटन कीपिंग मिडिल ईस्ट इन द माइंड, और वहां पे आसपास के लैंड जो उस समय तक लोगों के नॉलेज में थे वो लिखे गए. अब ऐसे कई सारे और आइलैंड्स लाइक नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दैट स्टार्टेड टू बी डिस्कवर्ड which were not mentioned in Bible. So that started the challenge towards the authority of church. Okay, plus अब एक क्वेश्चन और आया कि ये लोग इतने ज्यादा डिफरेंट हैं, तो इनके डिफरेंस को एक्सप्लेन कैसे करें? इफ दीज आर ह्यूमंस ओनली एंड ये हमसे इतने ज्यादा डिफरेंट हैं,
तो हाउ टू एक्सप्लेन दीज डिफरेंसेस, क्योंकि बाइबल ने तो ये कहा था दैट भगवान ने सबको बनाया है, ये पूरी सोसाइटी भगवान ने क्रिएट की है, एंड इट हैज गिवन अस ए मैनुअल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके बेसिस पे हम लोग अपनी वे ऑफ लाइफ हमारी डिसाइड होगी. बट नाउ वी आर फाइंडिंग समथिंग कंप्लीटली अ डिफरेंट सोसाइटी, एंड दिस डिफरेंट सोसाइटी, तो ये डिफरेंस है क्या? सो इन दिस द आइडिया ऑफ अदर्स वापस आता है. टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया ऑफ अदर्स, तो व्हाट द यहां पे अदर्स को समझने के लिए एक आइडिया और लगा, दैट इज दे यूज द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस. मतलब दैट विथ टाइम वी हैव डेवलप्ड और वी हैव प्रोग्रेस. ओके, टाइम के साथ हम लोग डेवलप हुए हैं या प्रोग्रेस हुए. तो दैट मीन्स ये लोग कौन है? ये शायद हमारा पास्ट है. ओके, so the spatial difference was now perceived as the temporal differences. Just understand the meaning of this sentence. Spatial means geographical differences, लेकिन temporal differences means differences with time. तो हम spatial difference को किस तरीके से interpret कर रहे थे कि शायद जो प्री कंसीव्ड जो पुरानी सोसाइटीज हैं, जो या जो जो सिंपल सोसाइटीज हैं जो हम लोगों ने अमेरिका में देखी या अफ्रीका में देख रहे हैं, वो शायद यूरोप का पास्ट है, और शायद यूरोप भी एक टाइम पे ऐसा ही रहा होगा और बाद में वो इवॉल्व हो गया. ओके, तो दिस आइडिया ऑफ एवोल्यूशन actually was a challenge to the authority of church which believed in the idea of creationism. एवोल्यूशन क्या बोलता है कि हम इवॉल्व हुए स्टेजेस में, ठीक है, और ग्रेजुअली प्रोग्रेस करते गए. बट क्रिएशनिज्म क्या कहता है कि गॉड ने हमें ऐसे ही क्रिएट कर दिया है, हम जैसे हैं. द सोसाइटी वॉज क्रिएटेड एज इट इज बाय गॉड, एंड द वे वी बिहेव हैज बीन टोल्ड टू अस कि ऐसे ही आपको बिहेव करना है. कोड ऑफ कंडक्ट हम लोग को दे दिया गया. So this idea of evolution was actually challenge to the idea of church, and उसमें सबसे basic idea था, that is the idea of development and progress. Is it clear? इसमें कोई doubt है? So here what actually happened when the European people they started to understand the others, खास करके Americans, Native Americans and Native South Americans. So this is how they interpreted them, that they were a mirror reflection of them from the past. And लेकिन अभी भी वो others को उनके बिहाफ पे नहीं, others were just playing a passive role for Europeans to understand their past. वो others को नहीं जानना चाहते थे, वो others को इसलिए देख रहे थे कि उससे ये पता चल जाए कि हम पास्ट में कैसे थे, not as how others are in the present. So still anthropology as a discipline did not actually officially has started, but now we have started the our curiosity to understand our past has actually developed there. कि हम पास्ट में कैसे थे, जो सिविलाइजेशन वाले लोग हैं हम पास्ट में ऐसे रहे होंगे. तो ये लोग जो है ये हमारा पास्ट रिफ्लेक्ट करते हैं. एंड हियर बाय two types of ideas or two types of approaches to understand others actually started. One is the approach of empiricist or empiricism, and the other is the approach of rationalist or rationalism. ठीक है, अब देखो रेनेसां जो पीरियड था, दैट वाज व्हेन द आइडियोलॉजीज ऑफ चर्च गॉट चैलेंज्ड. चर्च को हमने डिनाउंस करना शुरू किया कि हर चीज के लिए हमें रीजन चाहिए था. इट वाज द एरा ऑफ रीजन, कि हम कोई भी चीज को ऑन द फेस ऑफ इट एक्सेप्ट नहीं करेंगे. वी वांट रीजंस फॉर इट, एंड दिस एरा ऑफ रीजन एक्चुअली लेड टू व्हाट इज कॉल्ड एज द ट्रेंडिंग साइंस. कि साइंस को हम एक्सेप्ट करने लगे. रिलीजन को रिप्लेस करता है क्या? साइंस, क्योंकि वो हर फिनोमिना को एक्सप्लेन करेगा.
and when that phenomena will be explained, then only we will be accepting it. And you must have heard कि Galileo, Copernicus, this era witnessed the birth of these kind of scientists, जो basically planetary motions और इन सब चीजों को study कर रहे थे और वो उनको reasons बता रहे थे. And initially they were charged with the allegations of blasphemy. कि वो चर्च की अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं. एंड गैलीलियो कोपरनिकस हैज वेरी बैड फेट. उनको पनिश किया गया, उनको एग्जीक्यूट किया गया बाय द चर्च बिकॉज दे वर चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ चर्च. But gradually this actually we were moving back to the same time of the Greeks, wherein people used to gather and they started again to discuss things. And now इसका culmination कैसा होगा? With French Revolution, wherein and American Revolution, wherein the idea of free world, free mind, free individuals will come up, and idea of liberty, equality, fraternity will come up. तो चर्च डोमिनेट नहीं कर सकता, मोनार्क डोमिनेट नहीं कर सकता, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, एवरीबडी इज इक्वल, एवरीबडी, ब्रदरहुड विल कम अप, लिबर्टी टू थिंक विल कम अप. बट इट विल ऑल कम व्हेन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च विल बी डिस्ट्रॉयड, ओके, और ओवरकम. तो यहाँ पे two ideas actually came. First one is empiricist, who started to say that कि when you see this world, anything that our sense can perceive, ठीक है, कोई भी हमारी जो सेंस, कोई भी चीज जो हमारी सेंस देख सकती है या हमारे सेंसुअल ऑर्गन्स फील कर सकते हैं, दैट कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड उसकी कोई साइंस होगी. आर यू गेटिंग दिस आइडिया? Anything that can be perceived by our sensual apparatus is objective or is the object of study, and since it's the object of study, it will have a science of its own. तो यहां से आया सोसाइटी. हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम रोज सोसाइटी को देख रहे हैं, isn't it? So that means society is an object of study. And since society is an object of study, it will definitely have some laws of its own. Just like physics से कुछ laws हैं, laws of motion. Objects ऐसे randomly move नहीं करते, आप उनके laws से उनके motion को define कर सकते हो. You can predict it. Nothing is you can say random. Everything is patterned. Everything is governed by some natural laws. And उन natural laws की study को हम लोगों ने कहा नेचुरल साइंसेस. ओके, तो अभी ये एरा ऑफ साइंस है, तो हर कोई चाहता था कि अगर हम किसी चीज के बारे में बात करें, उसे एक्सेप्टेबिलिटी तभी है जब वो साइंटिफिक होगा. तो देन दे स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड सोसाइटी आल्सो, एंड दे सेड कि सोसाइटी को भी तभी, सोसाइटी के बारे में जो भी हम बोलेंगे वो तभी वैलिड है जब वो साइंटिफिक हो. और साइंटिफिक है का मतलब इट शुड हैव लॉज. So this is what empiricists said. That if you want, you can write this. Empiricists assume that sensory apparatus of the body was only source of valid knowledge about the external world, was only source of valid knowledge about the external world. ठीक है. एंड एक एम्पेरिसिस्ट का नाम आपने सुना होगा, जॉन लॉक. हॉब्स एंड रूसो, आप लोगों ने ये नाम तो सुने होंगे बचपन में या अभी भी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जीएस. So Locke gave the idea of tabula rasa, that is the idea of blank slate, जिसके ऊपर एक हिंदी मूवी है कोरा कागज. So that is what tabula rasa is. That says that कि जो human mind है, it's like blank slate. ठीक है, एक कोरा कागज है, और आप जिस तरीके से उस कोरे कागज पे लिखोगे, ब्लैंक स्लेट पे लिखोगे, वो माइंड वैसे ही फंक्शन करेगा, and that will define our behavior. It's like
जस्ट एक कंप्यूटर है विथ एम्प्टी मेमोरी। अब आप उसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दोगे वो कंप्यूटर वैसे बिहेव करने लग जाएगा। आपने लाइनेक्स डाला, यूनिक्स डाला, विंडोज डाला, मैकिन्टोश डाला, द वे व्हाटएवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू पुट इनटू इट, इट विल बिहेव अकॉर्डिंगली। ओवरऑल कंप्यूटर वही है बट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट, एंड दैट इज डिसाइडिंग द बिहेवियर पैटर्न ऑफ ह्यूमंस। इन द सेम वे, वैसे कि अब आप पंजाबी कल्चर में पैदा हो जाओ, इंसान सेम है बट वो पंजाबियों की तरह बिहेव करने लग जाएगा। बट फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पज एक आदमी कोई यूपी का हो और उसको सऊदी में ग्रो अप कराया जाए तो सऊदी कल्चर की तरह बिहेव करने लग जाएगा, और मे बी इसराइल में ग्रो कराया जाए तो वो इजरायली कल्चर के हिसाब से। और अमेरिका में आपने देखा होगा कि जैसे कि कुछ बच्चे जो अमेरिका में इंडियन अमेरिकन हैं, उनके एक्सेंट और उनका कल्चर, उनका वे ऑफ लाइफ, एवरीथिंग, वो फिजिकली इंडियन है बट इंटरनली और मेंटली सोशली दे आर ऑल अमेरिकन। okay, their thinking, their way of life, their speaking, accents, whatever it is complete. So it's like कि internal software में ही difference है। So this is what empiricist John Locke said कि human mind is less like tabula rasa, it's like a blank slate. When we are born with a blank slate, कुछ भी internal नहीं है, कुछ भी innate नहीं है। Now whatever we are doing, everything is based on our socialization, whatever kind of socialization we are being fed, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है हम उस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। ओके, तो दिस इज एम्पिरिसिस्ट। दे आर सेइंग कि लॉज हैं, सोसाइटी को भी समझने के लॉज हैं, सोसाइटी के भी पैटर्न्स हैं, नथिंग इज रैंडम। सोसाइटी को समझने वाली साइंस भी होगी, दैट इज सोशल साइंसेस, एंड दैट्स व्हाई सोशल साइंसेस कहा जाता है। ओके, यू मस्ट हैव सीन लाइक 7th 8th 9th 10th में सोशल साइंसेस जब शुरू होती, तो इट्स नॉट सेड दैट कि सोशल है तो इतना एब्रप्ट है, इतना सब्जेक्टिव है, तो फिर इसको साइंस क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज इट हैज इट्स बर्थ इन द रेनेसां पीरियड, जहां पे साइंस की वैलिडिटी थी, रिलीजन को काउंटर किया गया था, एंड फॉर एनीथिंग टू बी एक्सेप्टेड, टू बी कंसिडर्ड वैलिड, इट हैज टू बी साइंटिफिक इन नेचर, तभी उसको माना जाएगा, राइट? एंड दैट इज व्हाई दिस एम्पिरिसिस्ट एक्चुअली सेड कि हर चीज जो भी आप परसीव कर सकते हो अपने सेंसरी अपैरेटस से, उसके कुछ लॉज होंगे, और सेंसरी apparatus आर द ओनली सोर्स ऑफ द वैलिड नॉलेज। ओके, सो हियर दिस एक्चुअली लेड टू द बर्थ ऑफ एन अप्रोच दैट इज कॉल्ड एज पॉजिटिविज्म। ये हम लोग दोबारा वापस देखेंगे व्हेन वी विल बी कवरिंग यूनिट 8 रिसर्च मेथोडोलॉजीज इन एंथ्रोपोलॉजी। तो दैट इज पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म इज बेस्ड ऑन एम्पिरिसिस्ट अप्रोच। अब पॉजिटिविज्म, जो स्कॉलर्स आए इनिशियली, जो एम्पिरिसिस्ट को मानते थे, तो दे स्टार्टेड फाइंडिंग दीज लॉज जो कि यूनिवर्सली वैलिड होंगे सारी सोसाइटी। क्योंकि अब ऐसा है ना कि फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन आप अमेरिका में लॉ ऑफ मोशन देख रहे हो, या फिर इंडिया में देख रहे हो, और या मून में देख रहे हो, या सन पे देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, इट विल बी सेम। इन द सेम वे these positivist scholars, they started to find these laws which will be universally acceptable to all the societies or applicable to all the societies, to all the culture। ठीक है, तो ये कुछ थ्योरीज लेके आएंगे, कुछ लॉज लेके आएंगे दैट विल बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ठीक है, बट देन देयर केम अ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स हु वर रैशनलिस्ट, who discarded senses, who said that the sense is not the source of valid knowledge। सेंस के बियॉन्ड भी एक वर्ल्ड है जो शायद आप परसीव नहीं कर सकते, बट दैट एग्जिस्ट। ओके, जिसमें एक बहुत फेमस स्कॉलर हैं डेस्कार्ट्स, रेने डेस्कार्ट्स, आपने नाम सुना होगा, एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन है, और उनका एक बहुत फेमस कोट है दैट आई थिंक देयरफॉर आई एम। नहीं सुना तो अब सुन लोगे बहुत बार। और तो ही वाज द वन हु सेज कि सेंसरी नॉलेज कभी भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। तो फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू अ केस, और एक सेम ऑब्जेक्टिव रियलिटी बहुत दो लोगों के लिए बहुत अलग अलग है। लेट्स सी, आपको आप ओआरएन में रह रहे हो, ओल्ड राजेंद्र नगर में, आप लोग पीजी देखने गए, और जितनी बड़ी ये क्लासरूम है, आपको एक रूम मिल जाए, से 2000 रुपीज पर मंथ के रेंट,
इमेजिन, ठीक है, इतना बड़ा रूम, एंड यू विल बी लाइक, और वो बोले 10 ईयर्स की लीज पे आपको 2000 पे दे रहे हैं, यू विल बी लाइक कि भाई साहब ये तो बढ़िया है, मेरे को तो 30-35 साल की लीज कर दे, कोई ना कोई तो रह ही लेगा। ओके, यू विल बी वेरी हैप्पी, इतना बड़ा रूम, इट्स लाइक इस फीलिंग ऑफ लग्जरी, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आएगी आप इतने बड़े रूम को देख के, राइट? क्योंकि आप इतने बड़े रूम इज लाइक इतना अभी जिस टाइप के रूम मिलते हैं 25-25 हजार में आप दोनों हाथ से दोनों दीवार टच कर सकते हो, ठीक है, इतने बड़े रूम है वहां पे ओआरएन में, एंड इतना बड़ा रूम आपको मिल जाएगा, तो दैट विल ब्रिंग यू ए सेंस ऑफ हैप्पीनेस, सेम रूम। बट इमेजिन अ ट्राइबल हु हैज बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर जनरेशंस, एंड नाउ उसको ट्राइबल लैंड को ले लिया गया, फॉरेस्ट लैंड को ले लिया गया उससे, बोला कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनेगा, यहाँ पे कोई डैम बनेगा, एंड उसको इसी क्लासरूम में लाके रख दिया गया कि ये तेरा घर होगा, अब परमानेंटली तेरा है। यू विल फील आई एम ट्रैप्ड इनसाइड दीज फोर वॉल्स। इससे पहले आई वॉज इन द फॉरेस्ट बीनीथ द स्काई, एंड जहां तक मेरी नजर जाती थी वो सब मेरा था। ओके, ऑल्दो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फॉर्मल रिकॉर्ड्स और एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ दैट, बट वो सब मेरा था, कोई प्राइवेट ओनरशिप का आइडिया ही नहीं था वहां, पूरा फॉरेस्ट मेरा था, आई वॉज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, एंड नाउ आई हैव बीन ट्रैप्ड इनटू दीज फोर walls. Are you understanding? इस सेम ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, बट परसेप्शन बहुत अलग है दो अलग अलग लोगों का। तो दैट मीन्स जब रियलिटी ही सेम नहीं है तो लॉ कैसे सेम हो जाएगा? आर यू गेटिंग दिस? व्हेन दिस ऑब्जेक्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सेम, हाउ कैन सेम लॉ कैन बी एप्लीकेबल टू इट? आर यू गेटिंग दिस आइडिया? और से एक और अच्छा एग्जाम्पल है, व्हाट इज दिस फॉर यू? कॉस्टिक, बट इमेजिन एन अमेरिकन सीइंग इट, इसे ये तो हिटलर नाजी पार्टी का सिंबल है, इजंट इट? तो अगर आप इसको ऐसे अमेरिका में जाके अपनी गाड़ी के आगे ये लगा के, जो जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, एक नई गाड़ी लेते हैं उसके आगे स्वास्तिक लगाते हैं, ओके, और 2-4 दिन तो लगा ही रहता है, हम कभी उसको धुलते नहीं है, ऑटोमेटिकली अपने आप वॉश ऑफ हो जाएगा, उसके बाद ही हम गाड़ी की वॉश कराते हैं। और आप उसको ये करके अगर अपनी गाड़ी में लेके चलो, तो हो सकता है कुछ अमेरिकन अटैक कर दे कि ये ज्यूज नाजी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाला आदमी है। सी द सेम ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बट परसेप्शन इज different. So that means even the senses can perceive this differently. ऑब्जेक्ट तो यही है, पर इसको परसीव करने का तरीका दोनों का बहुत अलग अलग। आर यू गेटिंग दिस? ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस और नो प्लीज? ओके, तो दैट मीन्स कोई एक कॉमन लॉ जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो कैन नॉट बी मेड। ओके, and that led to the birth of a new approach, that is what is called as non-positivism. Is it clear? Is it clear? Yes, no, कुछ तो बोलो यार। ओके, तो ये दो अप्रोचेस आई समझने की कि एक्सटर्नल रियलिटी को हम कैसे परसीव करेंगे। ओके, दैट इज वन इज द एम्पेरिसिस्ट, दैट इज द सेंसेस बीइंग द सोर्स ऑफ ऑल द वैलिड नॉलेज, एंड इसके बेसिस पे व्हेन सेंसेस कैन परसीव ऑल द, जो चीज हम परसीव कर सकते हैं वही सच है, तो देन देयर शुड बी सम लॉज फॉर इट, एंड दैट लेड टू द बर्थ ऑफ पॉजिटिविज्म। लेकिन बाद में बोला गया कि जो चीज हम परसीव कर सकते हैं वो अलग, सबका सच अलग अलग है, मेरा सच अलग है, आपका सच अलग है, और हर किसी के अपने सच है, अपनी रियलिटी। ओके, एंड दैट मीन्स देयर इज नो कॉमन ऑब्जेक्टिव रियलिटी इन द वेरी फर्स्ट प्लेस। और जब कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी ही नहीं है तो उसका सच कैसे बताओगे, और उसके लॉज कैसे बताओगे? देयर हैज टू बी समथिंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल फिजिक्स में एक ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, द बॉल, अगर मैं बॉल को छोड़ता हूं तो बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड, इट राइजेस अप, ठीक है, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ दिस, ठीक है, तो आप बताओगे कि एक फोर्स से वो ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा एंड देयर विल बी रिएक्शन टू इट एंड इट विल राइज, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे, और या फिर ग्रेविटी बेसिकली इज अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स द ग्राउंड, दैट्स व्हाई इट इज फॉलिंग डाउन। तो एक ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, बट इन दिस केस
फॉर एग्जाम्पल इन सोसाइटी, इन कल्चर्स, इन सिम्बल्स। अगर कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी है ही नहीं, मेरी आप सबकी अलग अलग रियलिटी है, तो एक कोई लॉ भी नहीं हो सकता जो इन सबको बता सकते। फॉर ए लॉ टू एग्जिस्ट देयर हैज टू बी अ कॉमन फिनोमिना दैट शुड बी यूनिवर्सली सेम, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इन दैट केस देयर कैन नॉट बी ए सिंगल लॉ, देयर कैन बी, इट इज ऑल सब्जेक्टिव, देयर कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिविटी इन इट। तो यहाँ पे एक डिबेट आ गई कि वेदर एंथ्रोपोलॉजी, या फिर फॉर इन दैट केस फॉर ऑल द ह्यूमैनिटेरियन डिसिप्लिन, एंथ्रोपोलॉजी साइंस है या नहीं है। तो जो एंथ्रोपोलॉजी को साइंस बोलते हैं, तो दे विल बी द वन हु विल बी पॉजिटिविस्ट, विल से कि senses are the source of all the valid knowledge, they can perceive the objective reality, and when this objective reality, there exists some objective reality, there has to be some laws for it, and that is why the laws which studies this objective reality will be, या फिर जो भी discipline which studies these kind of laws or which develops these laws is anthropology. So anthropology is the science of culture for positivists, or science of ways of life of the people. ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि ये साइंस होगी, बट दे विल से कि जब ऑब्जेक्टिव रियलिटी ही नहीं है, कोई लॉ भी नहीं हो सकते, और कोई लॉ नहीं है तो वो साइंस नहीं, एंड दैट इज व्हाई एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट अ साइंस बट इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन डिसिप्लिन, इट्स कंप्लीटली सब्जेक्टिव इन नेचर। तो दीज आर समथिंग जो मैं आपको, ये कॉमन थ्रेड्स हैं जो हम लोग थ्रू आउट पेपर 1 में कवर करते जाएंगे, बट दिस इज हाउ द हिस्ट्री एक्चुअली, और दिस इज हाउ हिस्टोरिकली दिस डिसिप्लिन स्टार्टेड टू इवॉल्व। So the story that you have been given आपके नोट्स में, जो एक छोटा सा नोट्स है 2 पेज का, that anthropology actually, आप सेकंड पेज में देखिए, ये तो थ्योरीज का है, उसके बाद में एंथ्रोपोलॉजी इंट्रोडक्शन लिखा होगा जिसमें एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली was defined as the study of human beings, ठीक है। Why I am writing human, it's because initially it was defined as study of man, and when I am saying study of man, so this man word is not all inclusive, mind it। स्टडी ऑफ मैन का मतलब मैन द मेल, okay, why? Because almost all the disciplines that originated in this renaissance era, they were androcentric in nature, that is male dominant। चाहे वो कई सारी, आपने फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस आपने जानते हो, फादर ऑफ मैथमेटिक्स जानते हो, फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बहुत सारे मैं बताऊंगा आप, ठीक है। 4 फाउंडिंग फादर्स, टाइलर, मॉर्गन, बोआ एंड डरखाइम, ठीक है, एंड अरिस्टोटल। सोशियोलॉजी के फादर हैं, ठीक है, कॉम्टे। देन साइकोलॉजी के फादर हैं सिगमंड फ्रॉइड। हैव यू हर्ड मदर ऑफ एनी ऑफ दिस डिसिप्लिन? कभी सोचा भी है आपने कि यार बाप तो है, माँ के बगैर कैसे पैदा हो गए ये? व्हाई? हैव यू एवर पॉन्डर्ड कि व्हाई दीस डिसिप्लिन नेवर हैड अ मदर, ओनली फादर्स? The reason was that these disciplines were born in the era that was completely patriarchal, and that is why these disciplines were completely androcentric. And when I'm saying that anthropology is androcentric, so when it wanted to study human, so human में भी इन लोगों ने kind of emphasis किया on man only, not women, because women were still considered closer to nature or animals compared to man. Man were the one who made culture over interacting with culture, okay, like politics में man, economics में man, religion dominated by man, and these all are the institutions that were made by the culture, or these are cultural institutions, and इन सब को dominate कौन कर रहा था? Man, and that is why these were एंड्रोसेंट्रिक, एंड कंप्लीटली इनिशियली एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी या फिर सोशियोलॉजी या इन सब ह्यूमैनिटेरियन डिसिप्लिन्स में
आपको मेल डोमिनेशन देखने को मिलेगा। और ऑल्सो इन साइंस ऑल्सो, फिजिक्स में भी फादर्स होंगे बट कोई मदर नहीं है, बायो में भी फादर्स हैं, मदर कोई नहीं है, एंड मैथ्स एंड ऑल दैट सब में फादर्स हैं बट नो मदर। Okay, so initially anthropology was defined as study, but later on several female anthropologists started to contribute here. जैसे इंडिया में इरावती कार्वे and Western societies में Ruth Benedict, Margaret Mead, and several other scholars they started to contribute, and that's why this anthropology became all inclusive. जो endocentric idea था उसमें feminism include होने लगा and feministic ideas started to penetrate into anthropology, and that's why I'm quoting it like this: study of human. Okay. Later on, what happened that rational thinking started to rise in Europe, and this due to this rise of rational thinking, the authority of church was denounced. People started to ask for reasons. Okay, and now when people started to see or explore different societies, so what happened? They started seeing spatial differences with respect to टेम्पोरल डिफरेंसेस। दैट मीन्स जो जोग्राफिकल आइडियाज थे उनको उन्होंने समझा कि ये हमारे पास को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस वाज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ इट। ठीक है, एंड दैट इज हाउ द बर्थ ऑफ पॉजिटिविज्म एक्चुअली केम, कि यहाँ पे सोसाइटीज को समझने के लिए उनके लॉज वगैरह देने लगे, दैट नथिंग इज रैंडम, everything is patterned, everything has some kind of laws. Okay, and this was the birth of positivism. एंड हियर ये दोनों आइडिया को कंबाइन करके क्या आइडिया आता है? दैट इज आइडिया ऑफ प्रोग्रेस एंड पॉजिटिविज्म, दैट यूरोप इज द मोस्ट इवॉल्व्ड सोसाइटी। आपको समझ में आ रहा है कि यूरोप मोस्ट इवॉल्व्ड सोसाइटी का आइडिया कैसे आएगा? क्योंकि उन्होंने बोला कि प्रोग्रेस हैज बीन द नेचर ऑफ मैनकाइंड, और ये जो कम डेवलप्ड है, कम प्रोग्रेस है हमारे रिस्पेक्ट में, दे आर द वन हु आर रिफ्लेक्टिंग अवर पास्ट। तो हम क्या हैं? हम इनके फ्यूचर हैं। ओके, so Europe is the most developed society. So what they started to say, that humans are single species. Across the world, humans, there is only one single species of Homo sapiens. ऐसा नहीं है कि ये लोग हमसे अलग है या कोई और स्पीशीज हैं, ये ह्यूमंस ही हैं। ओके, एंड सिंस दे आर ह्यूमंस, ऑल आर ह्यूमंस, they have a common culture with capital C. And I'm saying common culture with capital C, मतलब एक कॉमन ग्रैंड कल्चर है, सबका कल्चर है वो। ठीक है, अब सबका कल्चर एक है और सब होमोसेपियंस हैं, तो फिर डिफरेंसेस कैसे हैं? कैन एनीबॉडी थिंक ऑन दिस लाइन कि अगर सबका कल्चर सेम है और सब होमोसेपियंस है, तो फिर डिफरेंसेस कैसे? सब अलग अलग लेवल पे हैं। ओके, कल्चर तो सेम है बट level at which they are is different. So somebody might be at some simple level of that culture, somebody might be at evolved level of that culture, somebody might be at the most evolved level of that culture, but ultimately culture सबका same है, direction of evolution सबका same ही होगा। Are you getting this? So the differences was because of they being at different levels of culture. ठीक है, and this was the birth of first theory in anthropology, that is classical evolutionism.
ओके, एंड वी विल कम टू क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। बट यहाँ तक आपको शॉर्ट समरी है, मीन्स नॉर्मली हम लोग जब मास्टर्स करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ के साथ लेक्चर्स में बताई जाती है पूरी थ्योरीज वगैरह में। तो इज इट क्लियर? यस। टेम्पोरल मतलब टाइम रिलेटेड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इनका ये एक फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट तरीके से आप समझ लो कि स्पेशल डिफरेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल से आई एम लिविंग इन दिल्ली एंड मैं यूपी गया या बिहार गया, वहाँ पे एक गांव है जहाँ पे बिजली नहीं है, या वहाँ पे लालटेन यूज करते हैं अभी भी, जैसे एक बहुत फेमस पॉलिटिकल पार्टी उसका सिंबल ही लालटेन है, ठीक है। तो आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी, तो इसका मतलब क्या है, तो मैं दिल्ली में जब दिल्ली से वहां पे गया तो वो वहां पे जो डिफरेंस देख रहा हूँ वो क्या है, स्पेशल डिफरेंस है। दैट मीन्स एक दो अलग अलग रीजन हैं, वो प्लेसेस अलग हैं वो, ओके, वन इज दिल्ली, अदर इज सम अदर प्लेस बिहार में। बट मैंने उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया कि हो 100 साल पहले दिल्ली भी वैसा था, और जो दिल्ली आज है वो बिहार 100 साल बाद होगा। ओके, आर यू गेटिंग दिस आइडिया? दैट टेम्पोरल डिफरेंसेस was interpreted as, sorry, spatial difference was interpreted as temporal difference. That means दिल्ली का पास्ट मुझे देखना है तो मुझे बिहार जाना चाहिए, ओके, और या बिहार का फ्यूचर मुझे देखना है तो मुझे दिल्ली आ जाना चाहिए। तो द स्पेशियल डिफरेंसेस एक्चुअली वेर इंटरप्रेटेड एज द टेम्पोरल डिफरेंसेस। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। इज इट क्लियर? और कोई डाउट है? हाँ जी। उन्होंने बोला कि देखो, एक तो पहली बात कंजर्वेट क्रिएशनिज्म नहीं है, भगवान ने एज इट इज तो हमें बनाया नहीं है। और जो क्रिएशनिज्म नहीं है तो हमने प्रोग्रेस किया है, ठीक है। अब हम सबने प्रोग्रेस किया है तो कुछ कम प्रोग्रेस है, कुछ कम डेवलप्ड है, ओके। अब वो कम डेवलप्ड क्या है, वो हमारे पास्ट है। तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन थे उस समय? यूरोप सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, जो कम डेवलप्ड है वो हमारे पास्ट है, और उनका फ्यूचर यूरोप ही है, ओके। अल्टीमेटली वो हमारे जैसे ही हो जाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने कॉलोनियलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए भी एक थ्योरी बना दी, तो उनको हमारे जैसे बनाने का काम किसका है? हमारा ही है। और वो हम कैसे करेंगे? उनको कॉलोनाइज करेंगे, उनको रूल करेंगे, एंड दैट्स व्हाई द आइडिया केम एज व्हाइट मैन्स बर्डन, ओके। आर यू गेटिंग नाउ द थिंग्स गेटिंग रिलेटेड कि ये थ्योरीज, ये आइडियाज कैसे आने लग गए? So this is how the history was written. Okay, and that's why a very famous statement by Churchill that history is written by the victors. तो वो उन्होंने जो लिखा वो आज एंथ्रोपोलॉजी आज हम पढ़ रहे हैं, और आने वाले आई थिंक 20-30 ईयर्स ये सारी थ्योरीज को हमको पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट। एंथ्रोपोलॉजी हैज ए वेरी डार्क हिस्ट्री, हैज ए वेरी डार्क हिस्ट्री ऑफ इट्स colonial origin, and initially it actually supported colonial rules. बिकॉज आप समझो कि एंथ्रोपोलॉजी किसने लिखी? जिन्होंने दूसरी सोसाइटीज को स्टडी किया, और दूसरी सोसाइटीज को स्टडी करने के लिए दे हैड टू गेट फंड्स। पैसा चाहिए था उसके लिए, और पैसा कौन देगा? सरकार। और सरकार देगी तो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगी कि आप हमको स्टेबलाइज करो, तो या तो हमें नया लैंड दे खोज के दो, और जब वो नया लैंड दो तो लोगों को भी कन्विंस करो कि हम उनको रूल करेंगे। एंड दैट्स व्हाई एंथ्रोपोलॉजी एक्चुअली हैज अ डार्क हिस्ट्री, हैज ए कॉलोनियल ओरिजिन, एंड वहाँ पे कॉलोनियल रूल को स्टेबलाइज करने के लिए एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर कई सारे एलिगेशंस भी हैं कि इनकी जो इनिशियल थ्योरीज थी वो कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट करती थी, ओके। तो दिस इज हाउ द एंटायर स्टोरी। तो वहां पे उन्होंने बोला कि होमोसेपियंस जो हैं वो हम सब एक ही जैसे हैं, हम सब होमोसेपियंस, पर डिफरेंस क्या है कि हम कल्चर के, सिंस वी हैव प्रोग्रेस विद टाइम, तो हम कल्चर के अलग अलग लेवल्स पे हैं, ठीक है। कोई अभी क्लास 1 में है एंड हम क्लास 10 तक पहुंच चुके हैं, ओके। अल्टीमेटली जो क्लास 1 वाला है वो भी क्लास 10 तक पहुंचेगा, उसको भी ग्रेजुएशन करनी है, ओके। बट अभी वो क्लास 1 में ही है, धीरे धीरे वो 2, 3, 4, 5 ऐसे पास करते करते 10th पास करके वो मैट्रिक या इंटरमीडिएट एंड देन ग्रेजुएट हो जाएगा। और ग्रेजुएशन पे उन्होंने किसको रखा? खुद को, कि हम ग्रेजुएट। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? डिफरेंस कुछ नहीं है। तो आज का जो बच्चा है वो, आप जब आप उसको देखते हो तो यू से दिस वर्ड दैट नॉस्टैल्जिक, ओके।
मुझे अपना बचपना याद है। तो इन द सेम वे यूरोपियंस वर सेइंग कि दिस इज अवर पास्ट एंड वी आर देयर फ्यूचर। ओके, so this is how the first theory actually of classical evolutionism was shaped in anthropology. यहाँ तक क्लियर है? एंड वी विल सी क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म है क्या, बट ये छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है एक तरीके से। इज इट क्लियर? एनी डाउट? यस यस यस। क्रिएशनिज्म तो ये कहता था ना, जैसे कि दैट एवरीथिंग इज ऑफ डिवाइन ओरिजिन, भगवान ने सब कुछ बनाया है और एक झटके में सब बन गया है। ये अर्थ क्रिएट हुआ, लोग क्रिएट हुए, उनका उनके रिलीजन क्रिएट हो गए, उनका वे ऑफ लाइफ क्रिएट हो गए, सब कुछ एक झटके में हो गया। तो वो एवोल्यूशन को मानता ही नहीं था। ओके, बट व्हेन द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस केम, जब बाइबल को चैलेंज करने लगे, तो जब आइडिया ऑफ प्रोग्रेस उन्होंने बोला, एक्सेप्ट किया कि प्रोग्रेस इज पॉसिबल, बिकॉज दे वर सीइंग समबडी हु इज नॉट प्रोग्रेस्ड एट ऑल, हु वाज लीस्ट डेवलप्ड, वेरी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ लाइफ वो जी रहे थे। तो देन दे सेड कि दैट मीन्स मैन डेफिनेटली हैज द अथॉरिटी टू शेक इन द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका मतलब आदमी के पास अथॉरिटी है। तो वहां पे इसका मतलब ये हो गया कि गॉड की अथॉरिटी को उसने चैलेंज कर दिया। ये गॉड वॉड नहीं है कुछ, ये जो भी है जैसे भी है हमने बनाया है। द वे वी आर लिविंग, इट्स ऑल क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। एंड धीरे धीरे इनिशियली चर्च ने इसको बहुत ऑफेंसिवली लिया, ब्लास्फेमी के चार्जेस डाले, लोग एग्जीक्यूट हुए, फॉर एग्जांपल गलीलियो, कोपरनिकस एंड वेरियस अदर ग्रेट माइंड्स ऑफ दैट टाइम। बट धीरे धीरे चर्च की अथॉरिटी वाज एक तरीके से कू हुआ अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ चर्च बाय सम रेवोल्यूशंस, दैट इज ग्लोरियस रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, जहाँ पे चर्च की अथॉरिटी धीरे 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 कम होती चली गई और खत्म हो जाती है। एंड ये दैट इज द एरा ऑफ साइंस। ओके, यहाँ पे साइंस का बर्थ होता है, और साइंस कुछ भी अगर साइंटिफिक नहीं होगा, उसके रीजन नहीं होंगे, तो इट विल नॉट बी accepted. Everything was taken with a pinch of salt. If it only can be explained with reasons, there will be some laws for it, only then it will be considered to be valid. नहीं तो ऐसे मन की बात बोल के आओगे मोदी जी की तरह, तो आपको कोई बात नहीं मानेगा। ओके, सो दिस हैज टू बी टेकन लाइक दिस। ठीक है, एनीथिंग एल्स? प्लीज, शुरुआत के लेक्चर्स है, आप लोग जितना फ्रीली डाउट पूछोगे, इट विल बी गुड फॉर अस। थोड़ा तेज बोलिए यार, मास्क अटक। हाँ, सो एम्पेरिसिस थे, तो एम्पेरिसिस दे से दैट कि आवर सेंसेस आर द सोर्स ऑफ ऑल वैलिड नॉलेज। ठीक है, दैट मीन्स हवा है, आप कैसे आप देख सकते हो, पर आप फील कर सकते हो, आपको टच करती है, तो दैट मीन्स एयर एग्जिस्ट करती है। ओके, इन द सेम वे आप सोसाइटी में रहते हो, सोसाइटी दिख तो नहीं रही, लेकिन आप फील तो कर रहे हो सोसाइटी है। दैट मीन्स इफ यू आर एबल टू फील एनीथिंग, दैट मीन्स वो एग्जिस्ट करती है, और वो एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कोई लॉ उसको डिटरमाइन कर रहा हो, कोई फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट इट कि आप इस क्लास में, कैन यू कम नेकेड? कैन यू थिंक, इवन थिंक ऑफ कमिंग नेकेड टू दिस क्लास? और लेट्स से नॉट नेकेड, वो तो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, से इन अंडरगारमेंट्स और मे बी बॉक्सेस, टॉपलेस, व्हाट इज प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम डूइंग इट? सपोज इफ आई से दैट कि नथिंग विल बी डन, कोई पनिशमेंट नहीं है इसको, और कोई पब्लिक प्रोसिक्यूशन भी नहीं है, और से कैन यू, इफ यू आर लिविंग इन सम काइंड ऑफ कॉलोनी वगैरह में रह रहे हो, कैन यू वॉक इन दैट कॉलोनी वेयरिंग ए बिकिनी और समथिंग लाइक दिस? कोई उसके ऊपर, आपके ऊपर कोई कोई लॉ नहीं लग सकता, कोई आपके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा सकता, कुछ भी नहीं होगा, स्टिल यू आर नॉट डूइंग इट। कुछ तो है जो आपको रोक रहा है, कुछ तो ऐसे लॉज हैं जो शायद इनविजिबल हैं, कहीं लिखे तो नहीं है, पर शायद आपके ऊपर वो इम्पैक्ट, यू आर फीलिंग दैट लॉ, इजंट इट? So that means these kind of laws exist, आपके सेंसेस उसको परसीव कर पा रहे हैं, परसीव कर पा रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज एग्जिस्टिंग, और वो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स इट इज एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड इट कैन बी स्टडीड।
और उस स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने वाले कुछ लॉज होंगे। ओके, एंड दैट इज हाउ एम्पिरिसिस सेड कि पॉजिटिविज्म बर्थ होता है, जो वो बेसिकली इन लॉज को स्टडी करे। एंड देन समबडी सेड कि नहीं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी बहुत अलग है। हो सकता है कुछ लोग पहन के चले भी आए। फॉर एग्जाम्पल कोई समोवन, कोई ट्राइब वाला बंदा हो, वो कहेगा कि ठीक है आप सर ने आप मेरी मन की बात सुन ली। I felt very uncomfortable wearing these t-shirts and all, and if you are allowing me to come naked, I'm more than happy. Or better, I wear my traditional uniform of only leaves, and then I'll come and listen to your anthropology lectures. ठीक है, उनके so that means he is not feeling that laws and you are feeling it. That means आपकी objective reality अलग है, उसकी objective reality. Okay, that means there cannot be any universal law, क्योंकि कोई एक objective reality ही नहीं है। ठीक है, दिस इज जैसे मॉडर्न आर्ट, अगर आप समझोगे तो मॉडर्न आर्ट से आप समझ सकते हो कि मॉडर्न आर्ट का मतलब है कि जब आप देखने जाते हो तो मॉडर्न आर्ट कोई एक इंटरप्रिटेशन नहीं है उसका। यू सी इट, यू फील वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, मॉडर्न आर्ट का मतलब क्या है? कुछ भी रैंडम फिगर्स है, उसका कुछ भी मतलब हो सकता है। ऐसे ही साइकोलॉजी में इंक ब्लॉट टेस्ट होता है, यू मस्ट हैव सीन इट, हर्ड अबाउट इट, कि एक पेपर पे, रैंडम पेपर पे कुछ इंक डाल दी। अब इंक डाल दी तो उसकी कुछ इमेज बन जाएगी, या फिर आपको क्लाउड दिखाएंगे और बोलेंगे कि आप उस क्लाउड में क्या देख सकते हो। और वो क्लाउड तो सेम है, बट यू माइट बी सीइंग सम टाइगर इन इट, अदर पर्सन माइट बी सीइंग कि उसको पेड़ जैसी कुछ इमेज बनती हुई दिख रही है, अदर पर्सन माइट बी सीइंग सम काइंड ऑफ क्लाउन इन इट। आर यू गेटिंग दिस? और आप ये कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। 3-4 दोस्त जा रहे हो, आप किसी को कोई भी बादल दिखाओ और बोलो कि आपको उसमें क्या दिख रहा है, एंड बी ऑनेस्ट, राइट इट। तो यू विल सी कि दैट 4 लोग बहुत अलग अलग, कोई भी ऐसे मतलब नोन चीज आपको दिख रही है तो आप बताओ, तो 4 लोग बहुत 4 अलग अलग चीजें बताएंगे। दैट मीन्स द सेम क्लाउड, बट उसकी इंटरप्रिटेशन अलग है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट रियलिटी ही नहीं है कुछ। वो सेम ऑब्जेक्ट को लोग अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कोई एक यूनिवर्सल लॉ कैसे बन सकता है जब रियलिटी ही नहीं है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ रैशनलिस्ट। इज इट क्लियर? एनी अदर डाउट? थोड़ा सा ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यार क्या ले लिया सब्जेक्ट? आई होप दिस माइट बी somewhat interesting, something new for you guys. Okay, can you explain the different level of yes? Mhm. हाँ हाँ। हम्म। नहीं, एम्पेरिसिस्ट कहाँ, क्योंकि आपने देखा क्या, एक सेम ऑब्जेक्ट था वो बादल, लेकिन उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से परसीव किया ना। ओके, तो वो मतलब बादल ही ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसको आप स्टडी करें, तो फिर उसके ऊपर लॉ कैसे बना सकते हो जब सबके लिए वो ऑब्जेक्ट ही अलग अलग है। मेरे लिए एक पोडियम है ये, ठीक है, एक ट्राइबल आदमी के लिए कुछ एलियन ऑब्जेक्ट है ये। तो आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, दिस प्लेटफॉर्म, पोडियम एंड अ चेयर। बट एक ट्राइबल आता है तो उसके लिए ये तीनों ऑब्जेक्ट्स एलियन है, उसके लिए ये सब कुछ एलियन है। ओके, आई कैन डिफरेंशिएट, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, ये माउस है। फॉर हिम इट इज एलियन, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट। तो वो कुछ, अगर जब मैं लिखूंगा तो आई विल से कि ये कंप्यूटर पड़ा हुआ था, एक डेस्कटॉप था जिसमें एक फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर था, एक कीबोर्ड था एंड एक माउस था। ओके, और एक टीवी रिमोट पड़ा था। एंड ही विल राइट अबाउट इट, तो ही विल से कि कुछ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए थे जिसको मैं नहीं पहचान। He will not be concerned about the differences. But at the same time, when I enter into the forest, I have given you this example when orientation, कि मैं एक फॉरेस्ट में घुसता हूँ तो मैं लिखूंगा वहां पे बहुत सारे पेड़ थे, कुछ लंबे थे कुछ छोटे थे। पर ट्राइबल जब लिखेगा तो ही विल राइट अबाउट कि वहां पे ABC इस नाम से पेड़ हुआ करते थे, और वो सारे पेड़ों का डिफरेंस बता देगा। सेम फॉरेस्ट, परसेप्शन दोनों का अलग अलग है। इज इट क्लियर? So
ये चीजें धीरे धीरे और क्लियर हो जाएंगी। सर कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल ऑफ कल्चर्स? यस, आई सेड कि लेवल ऑफ कल्चर का मतलब यहाँ पे आप समझ लो कि क्लासेस, आप एलकेजी से शुरू करते हो, एलकेजी यूकेजी टू 10th क्लास तक आप, या 12th क्लास तक स्कूलिंग करते हो। तो हियर the one when I'm saying level of culture, it's similar to like somebody is at LKG level and somebody has qualified class 12। तो जो क्लास 12 पार कर चुका है वो समझ रहा है कि मैं सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, और एलकेजी वाला मेरे सामने बच्चा है। लेकिन अल्टीमेटली एलकेजी का फ्यूचर क्या है, दैट इज वो भी धीरे धीरे पढ़ के बड़ा होके क्लास 12 पास करेगा। ठीक है, जर्नी उसकी भी सेम रहेगी। और जब वो क्लास 12 पास कर लेगा तो वो मेरे जैसे कर रहे हो जाएगा, क्योंकि वो भी सेम बुक्स पढ़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ेगा, और वो भी सेम नॉलेज को गेन करेगा। तो अल्टीमेटली उसका फ्यूचर भी मैं ही। तो दिस इज द लेवल ऑफ कल्चर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, so here comes the idea. We'll start with the theories, but before that, let's understand what is the theory. So, theory is one central idea which explains the range of phenomena. बहुत सारे phenomena को explain करने का एक central idea, ठीक है। And इससे आप just for example, if I'm giving you one theory about culture, okay, say classical evolutionism, which we will be reading. So that means with this one central idea will be used to explain several dimensions of culture. So when I will be talking about religion, so I'll see the religion, इसके origin कैसा रहा होगा, ये कैसे evolve करते करते क्या बन गया होगा. Okay, and in the same way when I will be talking about family, so I'll be talking about how the family would have originated and how it would have evolved. ठीक है, और अभी modern form of family कैसी होगी. In the same way, marriage, I'll be talking about how the origin of family would have happened, sorry, marriage, and how it would have evolved right now. So this is the central idea that will be used to explain a lot of other phenomena. तो आप देखोगे कि फिजिक्स में जिसके लॉज ऑफ मोशन एकदम क्लियर हैं, ठीक है, उन्हीं लॉज ऑफ मोशन को यूज करके जितने भी बेसिक फॉर्मूलेज हैं फिजिक्स में वो बनाए गए हैं। ओके, द सेम सेम फॉर्मूलेज को यूज करके उसके डिफरेंशियल्स करके या इंटीग्रेशन लगा के कई सारे फंक्शंस को यूज करते करते वो कई सारे फॉर्मूले जो हम लोग फ्रिक्शन में यूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में यूज करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑल, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वॉट एवर वी आर रीडिंग इन फिजिक्स, अल्टीमेट बेस ऑफ इट इज लॉज ऑफ मोशन, राइट? In the same way, when I am saying there is a theory, so it will become the ultimate basis of understanding any kind of cultural institution, be it family, be it marriage, be it religion, be it economy, be it polity, whatever it is. सब कुछ इसी central idea से हम लोग देखेंगे. Is it clear? So that is, so it has four major elements. Whenever I am talking about theory, so there will be four major elements. The first one is the question. So question in the most simplest form is the gap in our knowledge. हमारी knowledge में gap क्या है? We want to know something about something, okay, some details about some particular phenomena, but that is missing. That missing part is the question. आपको family को study करना है, that missing part is the question, whatever you want to know about. या family और economy के बीच में आपको relationship देखना है, okay, so that missing idea that relates family and economy is the question, that is gap in the knowledge. Now the second part of a theory is the assumption and the hypothesis. Okay, so when we have a question, so when we start searching for answers, we start with certain kind of assumptions. For example, family economy, तो वी एज्यूम दैट कि पहला एजम्पशन तो यही है कि फैमिली और इकोनॉमी रिलेटेड है, ओके, और इकोनॉमी इंपैक्ट्स फेमिलियल रिलेशनशिप, तो दिस इज द फर्स्ट एजम्पशन। और ऐसे कई सारे और एजम्पशंस को हम मान के अपनी रिसर्च को और आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे, इजंट इट? एंड आफ्टर दिस assumption,
assuming something, we will come towards some kind of hypothesis. एक बेसिक रिलेशनशिप हम लोग प्रोपोगेट करेंगे, मे बी से hypothesis like as the economy moves towards capitalism, family moves from joint to nuclear. ठीक है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से देयर इज ए डायरेक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली और न्यूक्लियरिटी बढ़ती है. दिस इज द हाइपोथेसिस व्हिच वी कैन, पहले तो हमने एज्यूम किया कि फैमिली इकोनॉमी रिलेटेड है, एंड बेस्ड ऑन व्हिच वी गेव सर्टेन काइंड ऑफ हाइपोथेसिस कि ये शायद assumed relationship होगा. Later on, the third part is the methods. So here you will be using some methods to collect some evidences. You have given hypothesis, अब आपको उसको टेस्ट करना होगा कि क्या ये hypothesis valid है, and in order to test it you have to gather some evidences कि ये वैलिड है या नहीं है. तो आप एक सोसाइटी को स्टडी करोगे, दूसरी सोसाइटी को स्टडी करोगे, एंड यू विल बी गैदरिंग सम evidences. So you will be using some kind of methods to gather that evidences. Okay, so this becomes the third part of a theory, and the last one is the evidence itself. And once you have gathered these evidences, you will interpret it and you will check whether it supports your hypothesis. तो अगर आपके evidences से ये चीज प्रूव हो जा रही है कि hypothesis सही है, so that takes the form of a theory. ओके, यहाँ पे लॉ की बात नहीं करेंगे क्योंकि इस लॉ इट इन साइंस. ओके, तो आई एविडेंस इफ इट प्रूव्स इट मींस आपके हाइपोथेसिस के साथ वैलिड बैठ रहा है, दैट बिकम्स अ थ्योरी. एंड लेटर ऑन, वैसे भी जब आप उसमें देखोगे डॉक्ट्रिन होता है, फिर होता है हाइपोथेसिस, देन कम्स अ लॉ, एंड देन कम्स थ्योरी, एंड देन कम्स लॉ. तो ये चार सीक्वेंस होते हैं बेस्ड ऑन कंफर्मिटी: डॉक्ट्रिन, हाइपोथेसिस, थ्योरी एंड लॉ. ठीक है, तो ह्यूमैनिटीज में भी रेस्ट आवरसेल्व्स टू थ्योरी, लेकिन जो पॉजिटिविस्ट होंगे वो थ्योरी को लॉ की तरह बोलेंगे. ठीक है, लेकिन जो रैशनलिस्ट होंगे दे विल से कि वो डॉक्ट्रिन्स हैं ये, या हाइपोथेसिस हैं, ये वैलिड है नहीं है, मतलब ये प्रूवन नहीं है. ठीक है, so here, so this evidences will be used to check the hypothesis, and if this hypothesis is validated by this evidence, then that hypothesis takes the form of a theory. Else that hypothesis will be rejected and new hypothesis will be projected, and again the cycle will go repeat. फिर एविडेंस कलेक्ट करेंगे एंड एविडेंस से चेक करेंगे वो हाइपोथेसिस सही है, अगर वो सही है तो फिर थ्योरी, एल्स दिस साइकिल विल go on. So these are the four elements of a theory. That is the question, the gap in the knowledge. Then we start with some kind of basic assumptions that we assume to search for the answers. And with this assumption, we give a hypothesis. Then we have certain methods to collect answers, or to collect the evidences, to test the hypothesis. And finally, the last element is the evidence. Okay, so these four elements make up a theory. And this brings us to our first theory, that is classical evolutionism. And this is officially where our syllabus actually starts. ठीक है, यूनिट 6 का पहला 6.1, that is classical evolutionism, the first theory that we are supposed to read. In this you must have seen Tyler, Morgan, Fraser. These are the three scholars that we are supposed to read. ठीक है, with whatever history of anthropology that we have understood till now, this classical evolutionism was based on the idea of progress, and what it said was that social development जो है, that was a witness, or that it was a witness of successive development which happened in stages, or which happened in sequences. So social development is something that has been done by humans. It is not something that has been created by God. And we have seen social development,
and it was witness of successive development which happened in sequences. Like sequence का मतलब like आप क्लास 1 के बाद क्लास 2 में जाते हो, क्लास 2 के बाद क्लास 3 में जाते हो. In the same way, this sequence was seen in social development as well. And there were three stages, that is savagery, barbarism to civilization. Okay. Now you can relate to it whatever we have seen history में. उससे ये पहली थ्योरी कैसे आई? The idea of progress को यूज करके. So just write the definition of it. Social development, social development was witness of successive development in sequences. Was witness of successive development in sequences. The present stage of mankind, the present stage of mankind had undergone progressive changes, has undergone progressive changes, in course of which the direction of evolution occurred from simple to complex, homogeneous to heterogeneous, and indefinite to definite. Now what does this means? When I just listen to me. इसका मतलब क्या है कि इन्होंने ये बोला कि mankind, the culture, has seen evolution in stages, and when you experience this or study this evolution or the stages, you will see that the overall trend is from simple to complex. So simple to complex का मतलब initially the culture was very simple, as if not much laws, not much restrictions. Okay. और फैमिली ही सब कुछ थी. ओके. तो फैमिली है, वही पॉलिटी भी देख रही है, वही इकोनॉमी भी देख रही है, वही रिलीजन का भी सोर्स है. एक स्मॉल ग्रुप ऑफ नोमैड्स, हंटर गैदरर्स लिविंग इन द फॉरेस्ट. ओके. अब वो कुल मिला के 40-50 लोग हैं और वो सबके सब रिलेटेड हैं. तो अगर वो बैठे हुए हैं एंड दे आर डिसाइडिंग वेयर टू मूव नाउ, तो आप इसको क्या कहोगे? इज इट ए पॉलिटिकल डिस्कशन दैट इज गोइंग ऑन? Is it a familial discussion that is going on, or is it some kind of economic discussion that is going on? सिंपल है ये. वही परिवार की बात है और वही पॉलिटिक्स भी वही है और वही इकोनॉमी भी है. Isn't it? That is simple society. Now, when we evolve, it will become complex. So we are having parliament for political discussions, Vidhan Parishad, Vidhan Sabha, panchayats and all that stuff, RBI, SEBI, for economic aspects, banks, all that stuff. फैमिली एक अलग हो गई. रिलीजन के लिए वी हैव टेम्पल्स, बहुत सारे और वक्फ बोर्ड है और बहुत सारे बोर्ड्स हैं दैट आर डिस्कसिंग ऑन डिबेटिंग ऑन रिलीजियस इश्यूज. संसद, जो धर्म संसद हैं और ये सब चीज़ें हैं, तो बेसिकली रिलीजन के इश्यूज पे बात करेंगे. तो सी द सोसाइटी एज इट विल इवॉल्व, द कल्चर एज इट विल इवॉल्व, it will move from, it will become more complex.
There will be, when I'm saying complex, that means there will be specialized institution for each of the cultural aspects, for religion, for economy, for polity, all that. Marriage के लिए एक अलग specialized institutions है. But in simple societies these are all same. आप clear cut boundaries ही नहीं बता सकते कि political बात कर रहे हैं, कि economic बात कर रहे हैं, कि religious बात कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि उनके में सिंपल सोसाइटीज में व्हेन आई एम सेइंग कि वो अ, अपने किसी की पूजा करते हैं, ठीक है, तो वो किसकी पूजा कर रहे होंगे, वो अपने किसी एंसेस्टर की पूजा कर रहे होंगे, तो मतलब रिलीजन भी उनका फैमिली का मैटर हो गया. ओके, तो देयर इज नो स्पेशल डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज इंस्टीट्यूशन. यहाँ पे है, ऑल्दो दीज इंस्टीट्यूशंस आर कनेक्टेड राइट नाउ इन आवर सोसाइटी, बट देयर आर स्पेशल प्लेसेस फॉर इट, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर इट. आर यू गेटिंग दिस? So this is movement from simple to complex. Then homogeneity to heterogeneity. Homogeneity का मतलब hunter gatherers में क्या है? Everybody is a hunter और a gatherer. हर किसी का काम, जैसे कि एनिमल्स में होता है, डॉग्स, हर डॉग का काम सुबह उठ के, स्ट्रे डॉग का क्या है? उसको खाना देखना है. ओके, बस उसका काम यही है, खाना खोजो और सो जाओ, खाना जैसे पेट भर जाए सो जाओ, नहीं तो द होल डे ही इज इन सर्च ऑफ सम काइंड ऑफ सोर्स ऑफ फूड. हाँ, उसको मिल जाएगा, वो खाएगा और सो जाएगा. दैट्स इट. इन द सेम वे हंटर गैदरर्स में क्या है, सिंपल सोसाइटीज में एवरीबडी इज डूइंग द सेम काइंड ऑफ जॉब. एवरीबडी इज द हंटर. ठीक है, उसका काम क्या है, सुबह उठना, फॉरेस्ट में जाना, हंट करना और आना, खाना, सो जाना. राइट. बट नाउ एज वी विल इवॉल्व, there will be specialized difference of roles, specialized labors हो जाएंगे. Somebody is an IS officer, somebody will be a PN, somebody will be a teacher, somebody will be an automobile engineer, somebody will be a farmer, right? And due to which there will be a interdependencies between them. आप एज ए से इन्वेस्टमेंट बैंकर हो, आपने पैसे कमा लिए खूब सारे, यू हैव अर्न्ड इन मिलियंस, और आप IAS हो, आप तब भी आप बहुत पैसे कमा सकते हो. ठीक है, तो आपने पैसे कमा लिए खूब सारे, बट आप वो पैसे नहीं खा सकते ना. तो आपको खाने के लिए क्या चाहिए? ग्रेन्स, दैट यू विल बाय. किससे खरीदोगे? समबडी वेंडर जो होगा, और वो वेंडर किससे लेके आएगा? अल्टीमेटली फार्मर से. तो अल्टीमेटली यू आर डिपेंडेंट ऑन फार्मर. बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, इजंट इट? एवरीबडी वाज डूइंग सिमिलर काइंड ऑफ जॉब. वो बात अलग की है कि कोई रोज हंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एवरीबडी वाज डूइंग सेम. तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ लेबर वाज नॉट देयर. देयर वाज होमोजेनिटी, एवरीबडी वाज डूइंग सेम काइंड ऑफ जॉब. बट एज द सोसाइटी विल इवॉल्व, देयर विल बी हेट्रोजेनिटी. आप IAS बनोगे, कोई कमिश्नर बनेगा, somebody will be a teacher, somebody will some. तो अल्टीमेटली एवरीबडी, कॉमनैलिटी क्या है कि हमारे इंटरडिपेंडेंसीज हैं. तो आप वहाँ पे कार नहीं बना सकते, आप पैसे कमा सकते हो और कार बनाने वाले को दोगे और वो आपको कार देगा उसके बदले में. तो दैट मीन्स देयर इज अ डिपेंडेंसी. आप बैंक नहीं चला सकते, तो आप पैसे कमाओगे, आप बैंक वाले को पैसे दोगे, वो आपका बैंकिंग के सारे ट्रांजेक्शन करेगा. ओके, so there is heterogeneity here based on your skills. You the skills that you specialize in, you are expert in, you will be taking up that role. तो हमारे में differences हैं, isn't it? And the last is indefinite to definite. Now indefinite का मतलब क्या है? That means anything is not predictable there. That means they have very less knowledge about the nature or less knowledge about the natural laws, and due to which most of their actions are trial and error based. अभी बारिश हो गई तो दे विल बी यूजिंग सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. अब हमारे पास क्या है कि हमें पता है, इधर विल बी यूजिंग रेन कोट्स और विल बी यूजिंग सम अम्ब्रेलाज और सम अदर काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दैट वी हैव. मे बी हम लोगों ने परमानेंट छत बना ली. तो डेफिनेट प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है. ऐसा नहीं है कि जब बारिश हुई तब पहली बार एक्सपीरियंस क्या कह रहे हैं, ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो इससे तो हमारा हम भीग जाएंगे, हम तबीयत खराब हो सकती है. तो देन विल बी लुकिंग फॉर सम ट्रायल एंड एरर. एज वी इवॉल्व, most of the challenges of the environment that we are supposed to face, we will have proper solutions available to it.
तो देन आवर रिस्पॉन्स बिकम्स मोर डेफिनेट, ठीक है, प्री प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेज है। तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि कई सारे जिसके बेसिस पे हम लोग की एजुकेशन डेवलप हुई है, ओके, हमने जो जो चीजें एक्सपीरियंस की हैं, डिस्कवर की हैं, इन्वेंट की हैं, वी आर टेकिंग इट फॉर इन अवर इनहेरिटेंस, राइट? ऐसा नहीं है कि हर बार हम जब पैदा होते हैं तो हम हर जनरेशन में एक बार कोई कार इन्वेंट करेगा और सब यूज करेंगे। तो समथिंग दैट वाज इन्वेंटेड 500 इयर्स बैक, उसको हम धीरे धीरे और चेंज करते चले गए, और वो और ज्यादा, और वो नॉलेज स्टोर्ड है, एंड दैट्स व्हाई आवर रिस्पॉन्सेज टू सच काइंड ऑफ चैलेंजेस आर वेरी मच डिफाइंड। बट यहाँ पे वो चीज नहीं होगी क्योंकि नॉलेज बहुत लिमिटेड है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे कल्चर इवॉल्व करेगा, आवर नॉलेज विल ऑल्सो increase, and hence our response will become more and more definite, predefined. Is it clear? Initially it will be, most of the challenges will be the ones we will be facing for the very first time, and we might not have any preconceived solutions for it. At that point of time the behavior will be indefinite in nature, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी उस समय का जो भी जुगाड़ होगा। बट मोर इवॉल्व्ड वी बिकम, द बिहेवियर बिकम्स मोर एंड मोर स्पेसिफिक, मोर एंड मोर डेफिनिट। तो जैसे कि क्या है कि हम लोग पैदा होते हैं, तो पैदा होते ही एक डेफिनेट बिहेवियर क्या है कि 3 साल बाद हम लोग को स्कूल में एडमिट करा दिया जाएगा। विल बी गोइंग फॉर एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दिस इज द डेफिनेट प्रोसेस दैट एवरीबडी, मोस्ट ऑफ यू और ऑल ऑफ यू मस्ट हैव गॉन थ्रू, ठीक है। तो ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद जॉब करने गए, जॉब अच्छी नहीं लगी तो लगा देश सेवा ही कर ले, और फिर हम यूपीएससी के लिए आ गए। और जब तक यूपीएससी निकलेगा तब तक लगेगा कि देश सेवा के लिए तो बहुत टाइम निकल चुका है, अब खुद की सेवा ही कर ले पहले। तो फिर हम सब वी विल एक हम लोग को दबंग और इस टाइप की रॉबिन हुड वाली मूवीज इंस्पायर करने लग जाती हैं, देन फील लाइक कि मैं नहीं करूंगा तो कोई और करप्शन तो करेगा ही करेगा, वी स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग वेल्थ, उसमें से थोड़ा सा दान कर देंगे। बट दिस इज समथिंग डेफिनेट बिहेवियर दैट वी विल बी डूइंग, और ये पाथ है दैट एवरीबडी विल बी ट्रेडिंग ग्रेजुअली, स्लोली एंड कंसिस्टेंटली। But that is not the case. Imagine the condition, say 2000 years back when there was no proper kingdom. दुनिया में पहला किंगडम बना होगा, तो किसी ने बोला होगा कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, तो उसको सबसे पहली बार ये समझ में आया होगा कि बोल तो दिया है, अब मुझे कुछ ब्यूरोक्रेट्स रखने पड़ेंगे, एक वो जो टैक्स कलेक्ट करे, एक जो वो आर्मी को ट्रेन करे, एक वो जो शायद रूल्स लिखे, एक वो जो रिलीजन को कमांड करे, ओके। एंड वहां पे एक सिस्टम तैयार हुआ, एंड उस सिस्टम में कुछ दिक्कतें आई, एंड देन न्यू रूल्स स्टार्टेड टू कम अप, एंड धीरे धीरे व्हेन वी वर एक्सपीरियंसिंग न्यू चैलेंजेस वी वर कमिंग अप विद न्यू सॉल्यूशंस, एंड एज वी वर क्रिएटिंग न्यू सॉल्यूशंस ग्रेजुअली our behavior became specific and definite. Is it clear? So this is what will happen as we evolve, okay? The behavior, we will move from simple to complex, ठीक है, there will be specialization of institution, ठीक है, फैमिली और ये सब अलग अलग हो जाएंगे। देन होमो टू हेट्रोज, homogeneity to heterogeneity, okay, everybody will not be doing the same kind of work. Then indefinite to definite, okay, behavior becomes there is some specific code of conduct that we have to follow, preconceived behavior that has been written, that has been, and it's because of the knowledge that we have accumulated since we have evolved, since the culture has evolved, ठीक है, और वही नॉलेज हमारा कोड ऑफ कंडक्ट या हमारा गाइडिंग लाइट होगा कि हम लोग उसको यूज करेंगे बार बार, ठीक है। तो इनिशियली यू आर टोल्ड लाइक 2 × 2 = 4, तो आपको ये समझा दिया जाता है कि जब 2 × 2 का मतलब क्या होता है कि ये 2 + 2 कर दो, या इस तरीके से आप जोड़ोगे, 2 को 2 बार जोड़ोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। तो नाउ यू डोंट हैव टू बी एक्सप्लेन दिस एवरी टाइम कि 2 × 2 4 क्यों हो जाता है, या 2 × 3 6 क्यों हो जाता है। इट्स वेरी ऑब्वियस, ओके। तो यू नो दैट कि दिस इज हाउ इट वर्क्स, तो आपका बिहेवियर अब डेफिनेट हो जाएगा, एवरी टाइम यू डोंट नीड दैट एक्सप्लेनेशन। So this is how they have said that ki culture will evolve, and when evolution will happen, this will be what will be happening. That is, it will move from becoming simple to complex, homogeneity to heterogeneity, and indefinite to definite. Now, second thing, they said that ki
there is a stage. Every culture evolves through three stages, and these three stages are savagery, barbarism to civilization. ठीक है. Now, one more thing, classical evolution का basic idea है that they say that कि every culture will evolve in a unilinear fashion. Unilinear fashion, that is direction, एक ही direction में move करेगा वो. And this unilinearity is based on the idea of progress. ठीक है, कल्चर सिर्फ प्रोग्रेसिव डायरेक्शन में ही मूव करेगा. ओके, वो डेवलप ही करेगा, एंड दैट डेवलपमेंट विल बी प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव नहीं होगी वो. ऐसा नहीं है कि आई हैव इवॉल्व्ड टू ह्यूमन बीइंग एंड कुछ टाइम बाद मैं वापस एप जैसा हो जाऊंगा और वापस मैं जंगली हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा. ओके, द नेक्स्ट स्टेज विल बी अकॉर्डिंग टू देम better than the current state. That is the idea of progress is inherent in their theory, that it will evolve in a unilinear fashion, and that unilinearity will be based on the idea of progress, and that is these unilinear fashion is every culture will start with savagery to barbarism to civilization. Okay, so this will be the unilinear pattern how the culture will evolve. Okay, so this is how they wanted to understand the history of mankind from past to present by establishing sequences. तो जो history of mankind है, it has been understood through sequences, and these are the sequences, or these are the, as somebody has asked, कि level of culture क्या है. So these are the levels of culture according to classical evolution. We start as a savage, we become barbaric, and then finally civilization. एंड यहाँ पे यूरोप अपने आप को कहाँ प्लेस करेगा? सिविलाइजेशन. एंड बाकी लोगों को उन्होंने बार्बरिक या सैवेज फॉर्म में देखना शुरू किया कि यस, विल कम टू दिस. सैवेजरी नॉर्मली अलग अलग मतलब है. कई लोगों ने सैवेजरी को बोला कि हंटिंग, ओके, एंड बार्बरिक को लोगों ने बोला कि हर्ड, हर्ड वाला जो हर्डिंग का टाइम था जहाँ पे लोगों ने जानवर को पालना शुरू किया. ओके, सो दैट वाज बार्बरिक. एंड देन सिविलाइजेशन इज लाइक व्हेन वी स्टार्टेड एग्रीकल्चर, सीडेंटरी फॉर्म ऑफ लाइफ, और जब हम लोगों ने राइटिंग डिस्कवर करी. तो विल सी व्हेन वी विल बी कवरिंग स्कॉलर्स इन इट, टाइलर, मॉर्गन, फ्रेजर, तो इनका सैवेजरी, बार्बरिज्म और सिविलाइजेशन का आइडिया क्या था? क्या यूनिलीनियर का मतलब जस्ट आई टोल्ड कि एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा और वो प्रोग्रेसिव होगा, कभी रिग्रेसिव नहीं होगा. यूनी मीन्स वन, लीनियर मीन्स सिंगुलर डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में. हाँ, पैशन मीन्स ट्रेंड. ओके, एक जो यू कैन से एक पैटर्न है वो, कि वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा कल्चर. तो ऐसा नहीं होगा कि कोई कल्चर सिविलाइजेशन से सैवेज हो जाएगा. इट विल नेवर हैपन लाइक दिस. इट विल ऑलवेज बी in this direction only, that culture will evolve from savagery to barbarism to civilization. This is what is the meaning of unilinear fashion. ठीक है, which is based on the idea of progress. यहाँ तक कोई डाउट है? तो आई थिंक आज के लिए वी विल रैप इट अप इतने ही. आई डोंट वांट टू बर्डन यू पहले दिन. So that's it for today. So then why tribal culture remains static or is same for many years? Actually ये सब जो questions हैं मयंक, sorry मृगांक, will be covering once we cover this theory. और बहुत सारे ऐसे questions आएंगे आप लोगों के दिमाग में, that we will cover eventually. Thank you so much. See you tomorrow.